नमस्कार, मैं डॉक्टर अरुण कुमार मौर्य, असिस्टेंट प्रोफेसर भूगोल विभाग CSN PG कॉलेज हरदोई। आज हम एक बहुत महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा करेंगे, चक्रवात, जो अभी हाल में भारत तौकते और यास चक्रवात से काफ़ी प्रभावित रहा और पूरे विश्व में समय समय पर कहीं न कहीं उष्णकटिबंध चक्रवात उठते रहते हैं। जैसा कि हम लोगों ने कई चक्रवातों का नाम सुना, हुदहुद, नरगिस, कैटरीना, अम्फान, और सामान्य रूप में ये चक्रवात आते रहते हैं और अपने आसपास के तटवर्ती क्षेत्रों में वर्षा कराते हैं तथा जब अधिक गंभीर हो जाते हैं, काफ़ी तूफानी हो जाते हैं, तो अधिक जान माल की हानि को भी नुकसान पहुंचाते हैं। अब थोड़ा सा हम लोगों को यह समझने की ज़रूरत है कि यह चक्रवात का क्या क्रियाविधि है, कैसे यह बनता है, कहाँ बनता है और इसमें वर्षा कैसे होती है। एक्चुअली में जो चक्रवात है यह ईवो पर गर्म होना और लैटेंट हीट ऑफ एनर्जी, गुप्त ऊष्मा तथा जल एवं स्थल के वितरण के स्वभाव तथा वायु दाब में परिवर्तन का सम्मिलित परिणाम है। चक्रवात, चक्राकार, चक्र का मतलब होता है चक्राकार, वात का मतलब होता है वायु। जब वायु चक्राकार रूप धारण कर ले तो इसे हम चक्रवात कहते हैं। अब यह चक्राकार रूप वायु धारण कैसे करता है और क्यों करता है, इसको थोड़ा सा समझने की कोशिश कीजिए कि जो वायु का, हवा का, विंड का जो बहाव है वो हमेशा उच्च दाब से निम्न दाब की ओर चलता है। और आप सभी जानते हैं कि पृथ्वी पर ऊर्जा का प्रमुख स्रोत सूर्य है। सूर्य से किरणें आती हैं और यहाँ वह ऊर्जा के रूप में, ऊष्मा के रूप में आती हैं और ऊर्जा में बदल जाती हैं। जब यह किरणें धरातल पर पहुँचती हैं तो वायु को गर्म करके हल्का करके ऊपर उठाती हैं। यदि यह ज़्यादा यहाँ से वायु गर्म हो जाती है, हल्का होके ऊपर उठ जाती है, तो वहाँ पर एक निम्न वायु दाब का केंद्र बनता है और उसके चारों तरफ एक उच्च वायु दाब का केंद्र बनता है। अब उच्च वायु दाब से निम्न वायु दाब की तरफ हवाएं चलना प्रारंभ कर देती हैं। हम सभी जानते हैं कि पृथ्वी जो है पश्चिम से पूरब घूम रही है। पश्चिम से पूरब घूमने के कारण यहाँ पर कोरियालिस बल उत्पन्न होता है। कोरियालिस बल यह 0 से 5 डिग्री पर अति कम निम्न होता है और 0 डिग्री पर शून्य होता है। जैसे जैसे हम अक्षांशों में ऊपर की तरफ, ध्रुवों की तरफ बढ़ते जाते हैं, कोरियालिस बल बढ़ता जाता है। कोरियालिस बल के कारण उत्तरी गोलार्ध में हवाएं अपने दाहिने घूमने लगती हैं और दक्षिणी गोलार्ध में अपने बाएं घूमती हैं। और अपने दाहिने घूमने के कारण वह केंद्र जब भी पहुंचती हैं रास्ते में तो इस तरह से अपने दाहिने घूमने लगती हैं। दाहिने घूमने के कारण केंद्र में पहुंचने तक यह हवाएं एकदम चक्राकार रूप में धारण कर लेती हैं। जब केंद्र में पहुंचती हैं तो चारों तरफ से हवाएं बहुत तेजी से टकराने लगती हैं, वहाँ टक्कर खा के गर्म होकर फिर ऊपर उठती हैं। इस तरह की जो संरचना बनती है यही चक्रवात है। क्योंकि इस चक्रवात में वायु तो शामिल है ही, लेकिन वायु के साथ यहाँ पर आर्द्रता या जलवाष्प भी इसमें शामिल होता है। अब इस चीज को हम और यह चक्रवात क्यों सागरों पर उत्पन्न होता है, कहाँ से इसको ऊर्जा मिलती है, इस चीज को हम लोग समझने की थोड़ी सी कोशिश करते हैं कि कैसे यह चीज समझी जाए। तो एक मॉडल के सहारे थोड़ा सा हम सब समझने की कोशिश कर रहे हैं कि है क्या। एक्चुअली में जो संसाधन है ये एक थाली है।
थाली में आप ध्यान से देखें तो कुछ न कुछ कुछ इसमें आपको गड्ढे दिखाई दे रहे हैं, कुछ उठे हुए भाग दिखाई दे रहे हैं। इसको हम लोग जल और स्थल का एक मॉडल बनाते हैं और इस मॉडल के सहारे इस चक्रवात को समझने की हम कोशिश करते हैं कि ये उष्णकटिबंध चक्रवात है क्या। अब इसके जो बड़ा वाला हिस्सा है, खाना है, इसमें मैं जल भर देता हूँ और यह समुद्र का, ओशन का प्रतिनिधित्व कर रहा है और यह लबालब भर गया। और ये सारे भाग जो हैं वो स्थल, इसको हमने मिट्टी से अभी मैं भर दे रहा हूँ तो कि ये स्थलीय भाग का प्रतिनिधित्व करना शुरू कर देंगे। इसको थोड़ा सा हमको अपने समझने की जरूरत है। कोई ज़रूरत नहीं है हमारे पास कि हर चीज़ का प्रोजेक्टर हो, डायग्राम हो। हम इसको आओ करके देखते हैं कि कैसे ये काम करता है। अब आप ध्यान से देखें कि यह जलीय भाग समुद्र है और यह जो मिट्टी का भाग इधर पूरा है यह स्थल है। अब ऊपर जो सनलाइट आ रही है, अगर इस तरह से हम थोड़ा सा देखें, ये सनलाइट, ये लाइट पड़ रही है, स्थल पे भी पड़ रही है, जल पे भी पड़ रही है। जल और स्थल के स्वभाव में अंतर होता है। जल में जो गर्म होना और ठंडे होने की प्रक्रिया धीरे धीरे होती है और स्थलीय भाग जो है जल्दी ठंडा होते हैं और जल्दी गर्म होते हैं। और हम सब जानते हैं कि जल में जो सूर्य की ऊर्जा है, सूर्य की जो किरणें हैं वह लगभग 200 मीटर की गहराई तक पहुंच जाती हैं, जबकि स्थल के ऊपरी भाग तक, कुछ ही ऊपरी भाग तक सूर्य की ऊष्मा किरणें जो है या सूर्य का प्रकाश या सूर्य की ऊष्मा पहुंचती है। अब हम ध्यान से समझते हैं और इस प्रश्न का उत्तर खोजने की कोशिश करते हैं कि जल पे ही, समुद्र पर ही यह उष्णकटिबंध चक्रवात क्यों उठा। अब यह समुद्र है, यहाँ पर पड़ रहा है, यहाँ भी पड़ रहा है। हम सब ध्यान से देख रहे हैं कि यहाँ पर जब धीरे 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 ऊष्मा पड़ रही है तो धीरे धीरे इसको ग्रहण करके, जल ग्रहण करके यह गर्म होगा। जब गर्म होगा तो यह जलवाष्प में बदलेगा। तो जितना ऊष्मा जल को जलवाष्प में बदलने में लग रही है, तो जल जब जलवाष्प में बदल रहा है तो जिस ऊर्जा के सहारे वह बदला, वह ऊर्जा खत्म नहीं होती है, उसमें वह छुपी होती है। इसी को हम कहते हैं लैटेंट हीट, गुप्त ऊष्मा। इस गुप्त ऊष्मा, इस ऊष्मा के कारण धीरे 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 जल जो है अधिक गर्म होने लगता है। क्योंकि जब जल गर्म होता है तो और धीरे धीरे ऊपर चलता है तो उसके जो, हाँ, वो सागर के ऊपर जो हवाएं होती हैं उसमें जलवाष्प मिल जाता है। तो जलवाष्प में अधिक क्षमता होती है ऊर्जा रखने की, ऊर्जा को करने की। जबकि स्थल भाग पर जो हवाएं हैं, यहाँ जो गर्म होती है, शुष्क होती हैं, यहाँ जलवाष्प की कमी होती है, तो यहाँ पर कम क्षमता होती, यहाँ की हवाएं गर्म हुई और ऊपर उठ गई। लेकिन इसमें ज़्यादा क्षमता नहीं होती है कि यह अधिक से अधिक सूर्य की ऊष्मा को, सूर्य की ऊर्जा को रख सके। अब यह चूंकि बड़ा विस्तृत भाग है, धीरे धीरे गर्म होता रहता है, गर्म होता रहता है और इसकी जो ऊष्मा का एक्युमुलेशन होता रहता है। जब धीरे 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 सूर्यातप के कारण अधिक से अधिक सागर का भाग जो है गर्म होने लगा, उसकी सतह गर्म होने लगती है, तो यहाँ की हवाएं गर्म होकर धीरे 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 ऊपर उठने लगती। इसके साथ जलवाष्प गर्म होकर ऊपर उठने लगता है। ऊपर जब ऐसे उठने लगेगा तो निश्चित रूप से यहाँ पर निम्न वायुदाब बन जाता है, क्योंकि यह तरह से मान लीजिए कि पूरे की पूरे इलाके पर यहाँ पर उच्च वायुदाब था और यहाँ की कुछ वायु जो है ऊपर उठ गई तो यहाँ वायु कम हो जाएगी। जब वायु कम होगी तो वही निम्न वायुदाब का प्रतीक है और इसके चारों तरफ उच्च वायुदाब बनी रहती है। तो इस निम्न वायुदाब की जगह को घेरने के लिए उच्च वायुदाब से हवाएं चलना शुरू कर देती हैं और इस तरह से आना लगती हैं केंद्र में। और केंद्र में जब आने लगेंगे धीरे धीरे तो कोरियालिस बल के कारण फेरल के नियमा के अनुसार उत्तरी गोलार्ध में ये अपने दाहिने घूम जाती हैं।
इस तरह से दाहिने रोटेट करने के कारण वायु चक्राकार रूप को धारण कर लेता है और यह चक्रवात में बदल जाता है। और इस चक्रवात को जो ऊर्जा मिलती है, कैसे इसकी मैकेनिज्म है, किस तरह से यह प्रभावित करता है, तो हम सभी जानते हैं कि इस धरातल पर 3 ग्रही पवन है। एक व्यापारिक पवन है, पछुआ पवन है और ध्रुवी पवन है। तो जो ये चक्रवात है, उष्णकटिबंध चक्रवात, यह 5 डिग्री से 30 डिग्री के अक्षांशों के बीच में उत्पन्न होते हैं और इन्हीं अक्षांशों के बीच में पूरब से पश्चिम जो है व्यापारिक हवाएं चलती हैं और वर्ष भर चलती हैं। इन व्यापारिक हवाओं के प्रवाह में संपर्क में आकर चक्रवात जो है पूरब से पश्चिम जो है चलना प्रारंभ कर देती है। क्योंकि इस चक्रवात की थोड़ी सी संरचना को हम यह समझते हैं कि चक्रवात में 3 वायु के स्तंभ पाए जाते हैं। जो धरातल का महासागर का निचला सतह होता है, वह वहां पर हवाएं चारों तरफ से एकदम आकर इस तरह से टक्कर करती हैं। टक्कर करने के बाद इस तरह से हवाएं मध्य भाग में ऊपर उठती हैं और ऊपर उठने के साथ उच्च वायुदाब प्रति चक्रवाती आउटफ्लो होती है। यानी इस तरह से हवाएं आपस में टकराई, टकराने के बाद ऊपर उठी, ऊपर उठने के साथ ऊपर गई और काफी ऊंचाई पर 9000 मीटर 10,000 मीटर की ऊंचाई पर इस तरह से आउटफ्लो होने लगती हैं। यानी कि इसके बीच में यह केंद्र जो है निम्न वायुदाब का केंद्र बना रहता है और यह चक्रवात अपना भयंकर रूप लेने लगता है। अब इस चक्रवात को ऊर्जा कहाँ से मिलती है? चक्रवात को जो एक प्रश्न उठता है कि यह धरातल पर नहीं उठता है महासागरों पे, तो इसका उत्तर यह है कि जो महासागर होते हैं यह काफी बड़े जलीय भाग होते हैं, यहाँ जल वाष्प के स्रोत होते हैं। तो जो जल ऊर्जा लेकर जलवाष्प में बदला और उसके अंदर की जो गुप्त उष्मा रही, तो जैसे वो ऊपर उठता है तो ठंडा होता है। ठंडा इसलिए होता है क्योंकि वह अपने अंदर के लैटेंट हीट को बाहर निकालता है गुप्त उष्मा को। जैसे ही गुप्त उष्मा को बाहर निकालेगा वो ठंडा होने लगेगा। लेकिन गुप्त उष्मा जैसे इसकी बाहर आई वह अपने बगल वाले हवा को गर्म कर देती है और फिर वहां से हवा उठने लगती है। इस तरह से लगातार वाष्पीकरण के द्वारा चक्रवात के केंद्र में चक्रवात को ऊर्जा मिलती रहती है और यह चक्रवात जिंदा रहता है। और यह व्यापारिक हवाओं के कारण पूरब से पश्चिम जैसे जैसे चलता है, जब तट आता है तो तट से टकराने, जिसको लैंडफॉल कहते हैं, तट से टकराने के बाद जो है तेज हवाओं के साथ काफी तेज बारिश समुद्र में भी कराता है और तट पे तेज बारिश कराता है। जैसे जैसे वह तट से अंदर जाता है, पृष्ठ के घर्षण तथा यहाँ पर तट के किनारे इसको वाष्पीकरण के रूप में जलवाष्प नहीं मिलता है, जो कि ऊर्जा का काम कर रहा था, गुप्त उष्मा के रूप में ऊर्जा का काम कर रहा था, वह नहीं मिलता। और जैसे जैसे वह तट से दूर जाता है, यानी तट के अंदर जाता है, तटीय भाग को प्रभावित करने के साथ ही धीरे धीरे चक्रवात खत्म हो जाता है। इसलिए अभी तौकते जो चक्रवात आया और यश चक्रवात आया, यह भारत के महाराष्ट्र, कर्नाटक और गुजरात के तटीय भाग को प्रभावित किए। जैसे जैसे भारत के आंतरिक भाग में पहुंचे, यह क्षीण होकर धीरे धीरे कुछ वर्षा कराने के बाद खत्म हो गए। तो हम लोग यही समझते हैं कि ये मुख्य कारण सागरों पर उठने का, कि सागर का गर्म होना और वह उष्मा का एकत्रित होना तथा यहाँ से लगातार वाष्पीकरण के रूप में, वाष्प के रूप में जो गुप्त उष्मा मिलती है, उससे इसको एक इंजन का काम करता है, ऊर्जा मिलता है और इसी से यह लगातार यहाँ पर निम्न वायुदाब का केंद्र बना होता है। इसीलिए हमेशा महासागरों पे चक्रवात उठते हैं। अब चूंकि इस चक्रवात पे किस तरह से मानवीय गतिविधियां इसको बढ़ावा दे रही हैं, इसको समझने की जरूरत है। हम सभी जानते हैं कि जैसे जैसे हम तट के किनारे चलते हैं, वहां पर तटीय वनस्पति जैसे मैंग्रोव फॉरेस्ट, नारियल, ताड़ और उष्णकटिबंध वर्षा के वन मिलते हैं। जब इन वनों से आप ध्यान से देखें, अगर हम इसको इस तरह से मान लें कि ये सारे वन हैं, ये मॉडल को
इस तरह से अगर यह वन पूरे के पूरे तटीय इलाके में हैं तो आप सभी ध्यान दीजिए कि ये मैंग्रोव फॉरेस्ट और ट्रॉपिकल फॉरेस्ट हो रहे हैं, तो जब चक्रवात इस तरह से चलेगा तो जब तट के किनारे आएगा तो इसकी स्पीड को, हवा के वेग को सबसे पहले यह मैंग्रोव फॉरेस्ट और रेन फॉरेस्ट जो हैं यह इनको झेलेंगे और आंतरिक भाग में इनकी स्पीड को कम कर देंगे। इसलिए कहा जाता है, और इनकी जो लहरें ऊंची उठ रही हैं इसको जो है कमजोर कर देंगे। इसको टकराने के कारण जो है तट के आंतरिक भाग में कटाव कम होगा, कम से कम नुकसान होगा। तो इसीलिए कहा जाता है कि जो तटवर्ती पारिस्थितिकी है, जो वेजिटेशन है, वह चक्रवात की बारंबारता और उसकी तीव्रता को रोकने में सहायक है और धीरे धीरे चक्रवात को यह कमजोर कर देते हैं और आंतरिक भाग में यह कम। अब देखिए ध्यान से, इस तरह से कोई लहरें आ रही हैं, इससे टकराएं तो ये अंदर वाला भाग जो है कम प्रभावित होगा और ये बाहर जो मैंग्रोव और अन्य फॉरेस्ट हैं इनको इसको रोक लेंगे, इसलिए इस चक्रवात को कम करते हैं। अब चक्रवात में इधर हाल के वर्षों में भयंकर चक्रवात उत्पन्न हो रहे हैं। ये क्यों हो रहे हैं? मानवीय गतिविधियां कहाँ से इसमें बहुत रोल कर रही हैं? आप थोड़ा सा ध्यान से रखिए कि तटीय इलाकों में माइनिंग के कारण, अन्य आवासीय परिसर बनने के कारण, या पोर्ट के या रेलवे लाइन बिछाने के कारण या रोड बिछाने के कारण, जो भी आर्थिक गतिविधियां हो रही हैं उसके कारण धीरे 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 ये तटवर्ती वनस्पतियों को लोग साफ कर दे रहे हैं। साफ करने के साथ यह तटवर्ती वनस्पतियां जो हैं तापमान तट के किनारे तापमान बढ़ाने के साथ ही साथ धीरे धीरे यह चक्रवात जब खत्म हो जाती हैं तो इस चक्रवात की तेज हवा और समुद्र की लहरों को रोकने का कोई बैरियर नहीं होता और ये बहुत अंदर तक आ जाती हैं और अधिक भयंकर तबाही मचाती हैं। साथ ही साथ जब यह फॉरेस्ट आपने काट दिए और यहाँ पर धीरे धीरे यहाँ पर आवासीय परिसर, मकान, कंस्ट्रक्शन के कार्य कर दिए, तो धीरे धीरे ये जब सूर्यातप पड़ता है तो ये स्थलीय भाग अधिक से अधिक जो सूर्य की ऊष्मा को ट्रैप कर लेते हैं और सूर्य की ऊष्मा के ट्रैप करने के साथ धरातल, जो तटवर्ती धरातल है, तटीय भाग है, उनके टेम्परेचर को बढ़ाने लगते हैं। क्योंकि ये सागर तट से सटा हुआ है तो जब स्थल भाग गर्म होता है तो धीरे धीरे सागर का पानी भी गर्म होने लगता है। साल, 2 साल, 3 साल, 4 साल तक इस तरह से गर्म होते होते सागर जो है गर्म होने लगता है। दूसरा कारण यह है कि जो तीव्र अंधाधुंध आर्थिक गतिविधियों के कारण जो कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, सल्फर डाइऑक्साइड, अन्य जो गैसें निकल रही हैं, ग्रीन हाउस गैसें निकल रही हैं, ये वायुमंडल में जमा हो जा रही हैं। वायुमंडल में जमा होने के कारण चूंकि सागर पर भी वही वायुमंडल है तो यहाँ सागर के ऊपर गैसों का जमा हो जाता है। तो जब ऊपर से सूर्यातप आता है तो धीरे धीरे ये गैसें इनको पारदर्शक के रूप में सागर तल तक आने देती हैं। सागर तल से जब यह रिफ्लेक्ट होती हैं एल्बिडो के रूप में तो ये गैसें इसको एब्जॉर्ब कर लेती हैं और रीरेडिएट करती हैं। एब्जॉर्ब और रीरेडिएट करने के कारण सागर के ऊपर जो वायुमंडल होता है वह धीरे धीरे गर्म होने लगता है और गर्म होने के कारण जो है सागर का जल भी गर्म होने लगता है। तो यह जो सागर का टेम्परेचर 27-28 डिग्री सेंटीग्रेड होता था अब 30, 32, 33, 34 डिग्री सेंटीग्रेड तक पहुंच जा रहा है। यानी 3, 4, 5 डिग्री का जो ये बढ़ोतरी है कंस्ट्रक्शन और इकोनॉमिक गतिविधियों के कारण, यह धीरे धीरे सागर के सागर के तापमान को वृद्धि कर रहा है। और सागर का तापमान में जब वृद्धि हो रही है तो आसपास की वायु और जलवाष्प गर्म हो, आसपास की वायु और जल गर्म होकर जलवाष्प के रूप में साथ ऊपर उठने लगते हैं और निम्न वायु दाब का केंद्र बनता है। तो चूंकि जितने सागर अधिक गर्म होगा उतना ही वायु गर्म होकर जलवाष्प के साथ ऊपर उठेगी और अधिक से अधिक निम्न वायु दाब का केंद्र बनेगा और चक्रवात की आवृत्ति मतलब बारंबार आने की आवृत्ति बढ़ती जाएगी
और जितने निम्न वायुदाब का केंद्र बनेगा उतने ही प्रचंडकारी चक्रवात आएंगे। तो अभी जो यह चक्रवात बारंबार आ रहे हैं और काफी विनाशकारी आ रहे हैं, इसमें मानवीय गतिविधियों का भी योगदान ज्यादा है, जो उसने कोस्टल एरिया में डिफॉरेस्टेशन, कंस्ट्रक्शन, माइनिंग, पोर्ट के कारण जो बढ़ते जा रहे हैं, यह सागर के तापमान को बढ़ाता जा रहा है। और सागर का तापमान बढ़ने के कारण निम्न वायुदाब, सागरों पर निम्न वायुदाब का अधिक केंद्र बनते जा रहे हैं और अधिक केंद्र बनने के कारण जो है आसपास की हवाएं चक्राकार रूप में आ रही हैं और धीरे धीरे चक्रवात को भयंकर। तो ये चक्रवात तो चूंकि चक्रवात ऐसा नहीं था कि पहले नहीं आते थे, पहले भी आते थे। भारत में जो चक्रवात है वह ट्रॉपिकल डिस्टर्बेंस और ट्रॉपिकल डिस्टर्बेंस डिप्रेशन के नाम से जाने जाते थे, जिनमें 70-80 किलोमीटर की स्पीड से हवाएं चलती थी और बारिश कराती थी, तो वो उतना नुकसानदायक कम होती थी। लेकिन हाल के वर्षों में जो जिस तरह से तटीय क्षेत्रों में पारिस्थितिकी को नुकसान पहुंचा, ग्लोबल वार्मिंग के कारण टेम्परेचर बढ़ता जा रहा है, यह तटवर्ती जलवायु के बदलाव लाया। इस बदलाव के कारण चक्रवात भयंकर तूफानी होते जा रहे हैं और बारंबार आते जा रहे हैं। वह तो विज्ञान और तकनीक ने चक्रवातों को ऑब्जर्व करने के लिए अच्छी विकास कर लिया है कि कुछ समय रहते हमें चक्रवातों के विषय में जानकारी मिल जा रही है, ताकि हम आपदा प्रबंधन के कार्यों को कर सकें और जान माल की। लेकिन फिर भी काफ़ी नुकसान हो रहा है, तो इससे बचे रहने के लिए सबसे प्रमुख है कि हमें सस्टेनेबल डेवलपमेंट को बढ़ावा देना। तो यह चक्रवात के कुछ सामान्य जानकारी थी। विस्तृत जानकारी चक्रवात की संरचना, चक्रवात में किस तरह से बादल बनते हैं, आई साइक्लोन, इस पर बात करना थोड़ा सा यह है कि यह विषय विशेषज्ञ की बात होगी, सामान्य लोगों को थोड़ा सा यह समझने में दिक्कत होगी, इसलिए हम इतने इस टॉपिक पे बना रहे हैं। फिर नेक्स्ट टॉपिक में कभी आप लोगों को फिर भेजेंगे। धन्यवाद।